यस सर। यस सर। तो ये रैंडम सैंपलिंग के बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जिसमें मैंने कहा था कि पॉपुलेशंस अगर हाईली होमोजीनियस पॉपुलेशंस हो, वेल डिफाइंड पॉपुलेशंस हो, तो वहां पे आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशंस का जो नेचर है, अगर वो हेट्रोजीनियस है, तो वहां पे आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक का यूज करेंगे। अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में डिस्पर्स्ड है, तो वहां पे आप एरिया सैंपलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिर वो भी बात डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी ज्योग्राफिकल एरियाज में आपका पॉपुलेशन डिस्पर्स्ड है, तो उसके हिसाब से आप सिंगल स्टेज, डबल स्टेज और मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं। इन सैंपलिंग टेक्निक के बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। और फिर आज की क्लास का जो विषय है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग। स्क्रीन शेयर है? नो सर। तो नॉन रैंडम सैंपलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ऑलरेडी हम लोग सैंपलिंग टेक्निक जब डिस्कस कर रहे थे उस समय मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी पॉपुलेशंस स्मॉल पॉपुलेशंस है, तो वहां पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक का यूज होता है। और अगर लार्ज पॉपुलेशंस है तो वहां पे रैंडम सैंपलिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। और मैंने ये भी बात आपसे कहा था कि अगर स्मॉल पॉपुलेशंस है, इसका मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि एक क्वालिटेटिव नेचर का स्टडी है। और जब क्वालिटेटिव नेचर का स्टडी है, इसका मतलब है कि नॉन रैंडम सैंपलिंग डोमिनेंटली क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है ना। तो रिस्पेक्टिवली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में पॉपुलेशंस की जो संख्या है वो रिलेटिवली कम पॉपुलेशंस की संख्या होंगे, और यहाँ पे हर एक पॉपुलेशंस को इक्वल चांस नहीं मिलता है। दैट इज द मेन कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का कोर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एवरी पॉपुलेशंस को इक्वल चांस नहीं मिलता है बीइंग सिलेक्शन इन द सैंपल या बीइंग सिलेक्शन इन द स्टडी। That is the main characteristic of non-probability sampling technique. उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि रैंडम सैंपलिंग टेक्निक का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एवरी populations has an equal chance for being selection for a study. Isn't it? Are you getting my point? Yes or no? Yes, है ना? We have already discussed the different type of non-probability sampling. आज की क्लास में हमारी कोशिश होगी कि एक एक जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है उसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहला जो आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग, या फिर इसको एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहते हैं, या इंसिडेंटल या अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग जी, कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या है? एक्सीडेंटल सैंपलिंग के नाम से भी जाना जाता है इसको, इंसिडेंटल सैंपलिंग के नाम से भी जाना जाता है, और अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। अब ये जो कन्वीनियंस सैंपलिंग है ना, कन्वीनियंस सैंपलिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी धड़ल्ले से यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में भी यूज किया जाता है। कन्वीनियंस वर्ड से ही ये बात को इंडिकेट करता है कि जो सैंपल साइज है, जो पॉपुलेशन है, वो कन्वीनियंटली मौजूद हो, बहुत इजी वे में आपको सैंपल मिल जाए, बहुत इजी वे में पॉपुलेशन से आप सैंपल को एक्सट्रैक्ट कर ले, चूज कर ले, सिलेक्शन कर ले। एक तरह का रिसर्चर का ये अपॉर्चुनिटी होता है कि द सैंपल साइज आर इजीली अवेलेबल। अब कभी आप लोग देखे होंगे रोड में या कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग about the opinions of peoples in India, या फिर in a particular city like Patna, right? क्या if you want to know
if you want to know about the opinions of the people of Patna city regarding the present government, right? Then in this study, who is your populations? Who is your populations? Everyone in the Patna city. जो भी पटना सिटी में है, जो भी पटना में है, सारे के सारे आपकी पॉपुलेशंस है. यस और नो? एंड यू आर, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि लाइक कि आपको पटना इतने बड़ा शहर है, इस पटना शहर में आपको कम से कम 1000 सैंपल साइज लेना है, कम से कम 2000 सैंपल साइज लेना है. अब आपने क्या क्या 4-5 आपके एम्प्लॉयड को खड़ा कर दिए या 4-5 लोग को खड़ा कर दिए रोड पे, और कोई भी रोड में जा रहा है ना, कोई भी रोड में जा रहा है, आप एक जगह पे खड़े हो गए, कोई भी रोड में जा रहा है, आप उसको बोल रहे हैं कि प्लीज कैन यू गिव मी ओनली 2 minutes फॉर सम सिंपल क्वेश्चंस, या जस्ट क्या आप 2 मिनट दे सकते हैं? तो फिर आप स्टूडेंट्स मैक्सिमम होते हैं या लोग होते हैं क्यों नहीं, और कोई बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ, ये बहुत लोग बोलते हैं ठीक है ले लीजिए, क्या पूछ रहे हैं. तो फिर आपको वो क्वेश्चन करते हैं या फिर एक क्वेश्चनर देते हैं. तो ये जो सैंपल आपको मिला, इस तरीके से जो आपको सैंपल मिला, क्या ये एक्सीडेंटल है? क्या ये कन्वीनियंटली मिल गया? यस और नो? जी सर. यस सर. बहुत सारी कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उनका जो मार्केटिंग सर्वे करता है, उनकी मार्केटिंग सर्वे के लिए इस तरह का सैंपलिंग टेक्निक का यूज किया जाता है. किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल गया और उसका एम्प्लॉय खड़ी, जो उसका डेटा कलेक्ट करने वाले जो एम्प्लॉय है वो खड़े हैं, और जिसको भी मिलता है, क्योंकि उस सारी पॉपुलेशन से जिनको भी मिलता है उनसे पूछता है कि क्या आपने कॉलगेट के बारे में सुना है? आप कौन सी कंपनी का टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो आपको सैंपल मिल रहा है, क्या इजीली भी मिल रहा है, क्या एक्सीडेंटली मिल रहा है, क्या इंसिडेंटली मिल रहा है, क्या रिसर्चर का एक अपॉर्चुनिटी है, कॉन्वेनियंटली यहाँ पे सैंपल आपके झोली में आके गिर जाता है? ये सुनो. यस सर. दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग टेक्निक is called the convenient sampling technique or accidental sampling technique or incidental sampling technique. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्टडी कर रहे हैं अपने क्लासमेट्स पे, आपकी जो क्लासमेट्स है, आपकी जो फ्रेंड्स है, आपकी जो सर्कल है, आपकी जो ग्रुप्स है, आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, या आपके साथ आप जो जिसके साथ डेली उठना बैठना होते हैं, उनके साथ आप उनके लाइफ में या उसके रिलेटेड किसी इशू पे अगर आप स्टडी करते हैं, तो ये भी जो सैंपल है क्या आपको इजीली मिल जाएगा, क्या आपको एक्सीडेंटली मिल जाएगा, क्या ये अपॉर्चुनिटी है इसका रिसर्चर का? यस और नो? है ना? आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ा, आपकी जो क्लासमेट्स है उस पे स्टडी कर रहे हैं, आपकी जो टीचर है उस पे स्टडी कर रहे हैं, आपकी जो सर्कल है उस पे स्टडी कर रहे हैं. सर इस तरीके से कन्वीनियंटली अगर आपको सैंपल साइज मिल जाता है आपके स्टडी के लिए, तो इस तरह के सैंपलिंग टेक्निक को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कन्वीनियंस सैंपलिंग टेक्निक, है ना? कन्वीनियंस सैंपलिंग टेक्निक. एवरीवन इज क्लियर? यस, है ना? अब इसका डेफिनेशन देखिए, रिसर्चर प्रीफर पार्टिसिपेंट्स एज पर देयर ओन कन्वीनियंस. रिसर्चर प्रीफर पार्टिसिपेंट एज पर देयर ओन कन्वीनियंस. यहाँ पे रिसर्चर क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट को जो प्रीफर करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पार्टिसिपेंट को वो प्रीफर करते हैं कि हमें किस पे स्टडी करनी है, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कि हमारे लिए कन्वीनियंस कौन है. अभी जैसे देखिए, मैं इजीली वे में ज्ञान एकेडमी पर, अगर मैं ज्ञान एकेडमी के बच्चों पे अगर स्टडी करें, तो क्या मेरे लिए कन्वीनियंट है कि आसानी से मुझे, कौन अनम्यूट करके रखते हैं जी? क्या मोबाइल रखे कहीं दूसरी जगह रहते हैं क्या? हाँ, तो हाँ, क्या मैं बोल रहे थे कि रिसर्चर यहाँ पे प्रीफर करते हैं किसको? उसको प्रीफर करते हैं जो सैंपल इजीली में मिल जाए, अपनी कॉन्वेनियंस के हिसाब से मिल जाए. जैसे मैं अभी ज्ञान एकेडमी के लोगों पे अभी स्टडी करेंगे, तो क्या मुझे इजीली डेटा मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा. द रिसर्चर सेलेक्ट द क्लोजेस्ट लाइव पर्सन एज रिस्पोंडेंट. जो मतलब उसके क्लोजेस्ट है, जो आसपास है, उन्हीं पे स्टडी कर लिया.
एक ही जगह पे खड़े हैं, सैंपल साइज आ रहे हैं. In convenience sampling, subject who are readily accessible, that is the very key points, that is a very notable point. कि in convenience sampling, subject who are readily accessible readily. कैसे accessible है? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया रोड का, कि रोड में खड़े हो गए, आपका जो सैंपल है उससे एक्सेस कितना ज्यादा है, आसानी से आपके पास आ जा रहा है, आसानी से आपके मुंह के पास आ जा रहा है, and readily available to the researcher are selected. So in this sampling technique, there are the key points here, कि the subjects who are readily accessible and who are readily available to the researcher. Yes or no? Accessible. है ना, accessible also. That is the convenience sampling according to this technique. For example, if you will choose your classmates, friends for their study as per your convenience. मैंने ऑलरेडी एग्जांपल देखे, अगर आप अपने दोस्तों पे, अगर अपने फ्रेंड्स पे, क्लासमेट्स पे, ग्रुप्स पे अगर आप स्टडी करना चाहते हैं. इन अदर वर्ड्स, इन दिस टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, whoever meets the researcher qualifies to be the part of your sample. या फिर आप उनसे मिलते हैं जो आप उनसे मिलते हैं जो आपके रिसर्चर का पार्ट है. जैसे मैंने रोड का एग्जांपल दिया है ना, लाइक पीपल इन द स्ट्रीट मतलब चौक चौराहे पे, है ना, आप खड़े हैं, लोग आ रहा है, चाय पीने आ रहे हैं, उससे आप डेटा ले रहे हैं. टू गेट द क्वेश्चनर फिल्ड एंड यू टेक द कॉपीज ऑफ योर क्वेश्चनर एंड स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट, किसी कोने में खड़े हो गए और जो भी आ रहा है उसको बोल रहे हैं कि आप मेरा क्वेश्चनर को फिल कर दीजिए, एंड यू विल गिव द कॉपीज ऑफ द क्वेश्चनर टू द पासिंग ऑफ बाय यू, राइट. देन that is the approach to मतलब take the responses from the respondent in your study. That's a very simple technique in a very convenient way, that's why it's also called a convenience sampling. Yeah, it's accidental sampling or incidental sampling or opportunity sampling. Is it okay? Yes, sir. Everyone clear? Okay, right. And the next one is a purposive sampling. What is it? What is this purposive sampling? And sometimes is it called a judgmental sampling. Sometimes is it called Judgmental sampling. And remind in your mind at least two to three times, then it's easy to with you this that is the term, that is a judgmental sampling. Purposive sampling or judgmental sampling. What is purposive sampling and judgmental sampling? And if a researcher want to study in a very unique characteristic, very distinguished characteristic, and a very unique feature of the populations, so then the researcher will decide a purposive sampling. It's totally based on the researcher judgment. Like, है ना, यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशंस का जो नेचर है, यहाँ आपकी जो पॉपुलेशंस का नेचर है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप जिस स्टडी जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आज आपकी पॉपुलेशंस है, वो पॉपुलेशंस क्या है, कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक का है, कोई यूनिक फीचर्स का है, कोई यूनिक एट्रीब्यूट का है, कोई यूनिक गुण का है, आप सिर्फ और सिर्फ उन पे आप स्टडी कर रहे हैं, कोई स्पेशल केस आप उस पे स्टडी कर रहे हैं. then the sampling technique will be employed like a purposive sampling or judgmental sampling. And like if you want to study in your university only for disabled student, right? मतलब किसी स्कूल में, एक स्कूल में कम से कम 600 स्टूडेंट है, लेकिन 600 स्टूडेंट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप यूनिक कैरेक्टरिस्टिक पे स्टडी करना चाहते हैं. दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है, जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ उसी स्टूडेंट्स पे स्टडी करनी है. तो कौन सी सैंपलिंग टेक्निक यूज होगा यहाँ पे? कौन सी सैंपलिंग टेक्निक यूज होगा? पॉपोसिव. यूनिवर्सिटी में है आप, और यूनिवर्सिटी में जब आप हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी का उम्र 45 साल भी हो गया, किसी की उम्र 40 साल भी हो गया. एक ही क्लास में बीएड के स्टूडेंट मिलेंगे आपको, एमएड के स्टूडेंट मिलेंगे, पीएचडी के स्टूडेंट मिलेंगे, 40 साल हो गया. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दिस, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट द लाइक एज above 40, above 35, what is their motivations actually they have,
है ना, हम लोगों से 2-4 साल पढ़ा नहीं जाता है, वो 45 साल की उम्र तक पढ़ते रहता है ना। If you are interested to know what is the motivations level behind it, yeah, what is the level of failure, that's why you'll continue to the like 45 years, है ना जी। तो अगर आप अगर इस पे स्टडी करना चाहते हैं कि जिसका 40 साल हो गया है यूनिवर्सिटी में और स्टिल ही इज अ स्टूडेंट, तो क्या आपकी सैंपल में सिर्फ और सिर्फ पूरी यूनिवर्सिटी में जिसकी उम्र 40 साल है, जो एज क्राइटेरिया है, सिर्फ और सिर्फ उसको ही आप शामिल कीजिएगा? यस और नो जी? यस। तो क्या यहाँ पे इंसिडेंटल सैंपलिंग काम करेगा? क्या यहाँ पे कन्वीनियंस सैंपलिंग काम करेगा? नहीं करेगा? करेगा क्या? नो सर। कन्वीनियंस में क्या यूनिवर्सिटी में खड़े हो गए, जो भी आ रहे हैं मुंह के सामने उसी को ले ले रहे हैं। पर्पसिव सैंपलिंग में मतलब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, यूनिक एट्रीब्यूट्स, यूनिक गुण होनी चाहिए, अलग गुण होनी चाहिए बिल्कुल, तब यहाँ पे हमारी जो सैंपलिंग टेक्निक यूज होगा, दैट विल बी द पर्पसिव सैंपलिंग। क्लियरली एवरीवन इज क्लियर जी? राइट जी यस, है ना। तो पर्पसिव, in this type of sampling the researcher choose the participant as per her own judgment, and what about one her or his own judgment, मतलब researcher want to study in a very particular characteristic of the populations, है ना, keeping back in mind the purpose of the study, कि हम कौन सी पर्पस में स्टडी करना चाहते हैं। It uses the judgment of an expert in selecting cases, or it select cases with a specific purpose in a mind. Now, if you want to study in a very specific purpose, in a very specific feature, in a very particular characteristic of the populations, and if you want to study, then purposive sampling technique will be used. Yes or no? This type of sampling is used in exploratory research or field research, जो मतलब जो qualitative research करते हैं उसमें, है ना जी? Isn't it? दो क्लियर है? जी सर। Everyone please, everyone say yes. सर एक क्वेश्चन Yes, था, sir. इसको आपने अभी बताया ना, इसे जजमेंटल सैम्पलिंग क्यों बोलते, वो क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से क्लियर कर देंगे प्लीज? जजमेंटल मतलब यहाँ पे रिसर्चर जज करते हैं कि वो आप किस पे स्टडी करेंगे, राइट, है ना। और यही जजमेंटल में इंक्लूड होता है कि दे विल स्टडी इन अ वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशंस, दैट्स व्हाई इट्स अ जजमेंटल या पर्पसिव। ओके ओके सर। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्नोबॉल सैंपलिंग। क्लियर है ना? इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कन्वीनियंस सैंपलिंग और इंसिडेंटल सैंपलिंग और अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग, है ना। नाउ आवर टर्न इज टू स्नोबॉल सैंपलिंग। आ जाए इसमें, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, परमिशन हो तो। यस सर। यस Yes, sir. अब स्नोबॉल सैंपलिंग में जस्ट ऑपोजिट टू द कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग की फीचर क्या है कि सैंपल आर रेडिली अवेलेबल जी। कन्वीनियंस सैंपलिंग का फीचर क्या है? कन्वीनियंस सैंपलिंग का फीचर्स क्या था? कन्वीनियंस सैंपलिंग का फीचर्स क्या था कि सैंपल्स आर रेडिली अवेलेबल, सैंपल्स आर रेडिली एक्सेसिबल, and just opposite in a snowball sampling, populations are not जी, populations are not easily available, है ना। populations are not easily available, populations are not easily available, populations are not easily accessible, and in this type of research, the populations are rare in case, मतलब populations rare है, बहुत rare है। उस populations पे आपको अगर स्टडी करनी हो जी, अगर आपकी populations बहुत rare है, आप उस पे स्टडी करनी हो, सम लाइक आप ऐसा कोई टॉपिक ले लें जिसमें आपको स्टडी करनी हो, और that populations are not easily accessible, that populations is very rare in case in the existing geographical areas, like you want to know या फिर you want to study about the LGBT community, what are their perspective, and what they are faced, the social phenomena in this मतलब जो है society,
मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी यू नो ना? Yes, sir. तो if you want to know the study about the LGBT community, right? LGBT community, you want to know about their perspective, या फिर वो किस तरह की समस्याओं को फेस कर रहा है एक नॉर्मल लाइफ में, अगर इनको जानना है इसके लिए आपको स्टडी करना। आप में से कितने लोग हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी को पर्सनली जानते हैं, उनसे दोस्ती है, उनसे जान पहचान है, उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, उनको जानते हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जी? आप में से कोई ऐसा है? अगर मान लेते हैं आपको स्टडी करना, तो कितने लोग को आप जानते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी का, कि मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा? नहीं ना, नहीं जानते। हो सकता है कि आप में से कोई एक जानते। मैं तो कभी कभी किसी मतलब पॉडकास्ट में या कभी किसी सेमिनार में या प्रेजेंटेशंस में वगैरह में देखे हैं। अदरवाइज एलजीबीटी कम्युनिटी से कोई ना तो लेना देना है ना तो कुछ है। हाँ, मुझे तो नहीं है। हाँ, मुंतकिम कौसर को वाले हो सकता है कि नहीं जी? मुंतकिम कौसर, जी सर। हाँ, सिबागतुल्लाह गाजी जकी, नहीं, नॉरेज। हाँ, तो अगर आपको इस पे स्टडी करना हो तो आपको इसके लिए कौन सा सैंपलिंग टेक्निक का यूज करना पड़ेगा? कौन सा सैंपलिंग टेक्निक का? ये Snowball मुशर्रफ, sampling. स्नोबॉल सैंपलिंग। अब स्नोबॉल सैंपलिंग को करने के लिए, अब तो मैंने कहा कि इस तरह की जो पॉपुलेशन है वेरी रेयर इन केस है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट देम, देन क्या करेंगे आप अगर आपको स्टडी करनी हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी तरीके से एक क्या करना है जी, एक एलजीबीटी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करना है। एक पर्सन लेना है एलजीबीटी कम्युनिटी का, कैसे भी हो, है ना। हो सकता है 20 लोग को 25 लोग को फोन करेंगे, पता करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फोन करेंगे, पता करेंगे, तो आपको मालूम ही चल जाएगा। यूनिवर्सिटी वाले लोग टाइम टू टाइम बुलाते हैं उन लोग को, है ना, उसकी पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं, तो किसी किसी को तो मालूम चलेगा ही, है ना। 100 लोग को पूछेंगे तो किसी ना किसी को मालूम चलेगा ही। तो किसी तरीके से यू विल कॉन्टेक्ट वन। अब जैसे ही एलजीबीटी कम्युनिटी के एक बंदे को कांटेक्ट कर लिया, क्या एलजीबीटी कम्युनिटी अदर एलजीबीटी कम्युनिटी को जानेगा, उसकी फ्रेंडशिप होगी, क्योंकि जो लाइक नेचर होता है इंसान की, लाइक नेचर के साथ ही फ्रेंडशिप होती है ना, उसकी अलग कम्युनिटी होती है, यस और नो, उसकी अलग क्लाइमेट होते हैं। तो ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, उसी से हम पूछेंगे कि और दूसरे के बारे में बताए, वो क्या सोचता है, या फिर आप उसी को बोलेंगे आप उन तक मुझे लेके चलिए, मैं उससे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। दैट मीन्स कि यू विल कनेक्ट फर्स्ट एलजीबीटी कम्युनिटी, देन यू विल कनेक्ट टू अनदर, then you will connect to another, then you will contact to another, then you will contact to another, then you will contact to another LGBT community. Like it's create a chain, yes or no? Like it's create a network, yes or no जी? नहीं, है ना। तो that's why snowball sampling also called जी, snowball sampling also called Chain referral sampling. चेन सैंपलिंग या रिफरल सैंपलिंग या फिर नेटवर्क सैंपलिंग। दैट व्हाई? बिकॉज इट्स क्रिएट अ चेन, बिकॉज इट्स क्रिएट अ नेटवर्क। Like first you will connect to only one person, then contact to another, then contact to another. Like it's create a snow, है ना। Whenever you saw the snow, जी, कभी आपने देखा स्नो? यस सर। नहीं ओके, सर। आप में लोग होंगे देखे होंगे ना, देखिएगा वहां पे जो स्नो होता है, स्नोफॉल होता है ना। इट्स लाइक मतलब जो है चेन, है ना। ऐसा करके मतलब जो है नीचे आप कश्मीर की वादियों में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, है ना। इट्स वेरी अमेजिंग टू एक्सप्लोर देम, है ना। ऐसे करके तब एक है, उसके बाद दो है, बस लाइक चेन की तरह आता है ना। दैट्स नेम आल्सो की ना, स्नोबॉल सैंपलिंग, है ना। स्नो का जो बॉल है ना, वो जो मतलब ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ, है ना, लुक लाइक्स दैट। So that's why it's called a snowball sampling, isn't it? Yes or no? जी?
Yes, sir. ओके, है ना? Yes, तो sir. इनके डेफिनेशंस में अगर फोकस करें स्नोबॉल सैंपलिंग में कि स्नोबॉल सैंपलिंग और चेन रेफरल सैंपलिंग और क्या इसका नाम है? Network sampling. नेटवर्क सैंपलिंग, है ना? इज नेटवर्क सैंपलिंग इज डिफाइंड एज अ non-probability sampling technique in which the samples have traits that are rare to find. Samples have traits that are rare to find, that are difficult to find, that are very rare in case, जो बहुत रेयर है, जो बहुत कम संख्या में, उस तरह के सैंपल पे, उस तरह के पर्सन में या उस तरह के लोगों पे अगर आपको स्टडी करना है तो दिस सैंपलिंग टेक्निक विल बी अप्लाइड, in which existing subject provide referrals to the recruit sample required for a research study. हाँ, अब हम क्या करते हैं कि ये जो रिक्रूट वर्ड है which is very important and it is very notable point, रिक्रूट सैंपल what means कि मैंने एक से डेटा ले लिए, आप उसी को बोल रहे हैं कि फलाने को आप रिक्रूट करो या फलाना का डेटा आप खुद ही दे दो, जो और एक एलजीबीटी कम्युनिटी उसका डेटा भी आप ही दे दो, तो दैट्स वाई कि रिक्रूट कर रहे हो आप उसको, उसी को रिक्रूट कर रहे हो, क्या आप ही बताओ। तो ये जो टर्म है ना, रिक्रूट सैंपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ रिसर्च स्टडी, आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन विच ऑफ द सैंपलिंग टेक्निक रिक्वायर्ड सैंपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ रिसर्च स्टडी, व्हाट टाइप ऑफ सैंपलिंग टेक्निक विल बी एम्प्लॉयड। जी क्या होगा? Snowball sampling. Snowball sampling, isn't it? जी Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब कई एग्जांपल है, मैंने तो कि एग्जांपल दे दी, एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, लाइक कि इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट द ड्रग एडिक्ट्स, जी जो लोग ड्रग एडिक्ट्स है उस पे अगर आपको एक स्टडी करनी हो, उनकी पर्सपेक्टिव जाननी हो, आप में से कितने लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट्स को जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग हैं आप में से जो ड्रग एडिक्ट्स को जानते हैं? हाँ जी, नॉरिस तो जानते होंगे जी, ताज मोहम्मद, मुंतकिम तो पक्का जानते होंगे, सद्दाम हुसैन नहीं, आप लोग है या चले गए? आप लोग है या चले गए? यस है ना सर। तो कहने का मतलब है कि आप कोई, अच्छा कौन कौन जानते हैं तो बता दीजिए कि हाँ सर हम जानते हैं ड्रग एडिक्ट्स को। अल्लाह जानते हैं? हाँ जी, अल्लाह हैंड रेज कर रहे हैं, मतलब वेरी हैप्पी हो गया है ना, मैं जानता हूँ। तो फिर आप ही से पूछेगा ये लोग कि हाँ और ड्रग एडिक्ट्स के बारे में जो है ना, सेम पिंच है ना, तो इसमें भी यही होगा खेल जी, इसमें भी यही खेल होगा ना, स्नोबॉल सैंपलिंग। ड्रग एडिक्ट्स आर वेरी रेयर टू फाइंड आउट, अगर कोई लेता भी है ड्रग्स पब्लिकली नहीं बोलता है ना, भले आप बीड़ी पी लो, मतलब सामने में सिगरेट पी लो, हाँ ये रेयर नहीं है सर। अभी जो है खासतौर से बच्चों में बहुत ज्यादा ये फैल रहा है आजकल। हाँ फैल रहा है आजकल, तो बहुत फैल रहा है ना जी, खास छोटे बच्चे सब नशा करने लगे हैं जी, वो बिल्कुल है ना, लेकिन आपको इजीली पता नहीं चलेगा आपको, है ना? आए दिन मीडिया वो सुलेसम जो पीता रहता है उसको दिखाते रहता है यूट्यूबर सब। हाँ जी, तो इस तरह की बिल्कुल। हाँ, तो एक समय होगा कि वो जो रेयर है ड्रग एडिक्ट्स वो खत्म हो जाएगा, एक समय आएगा जनरल हो जाएगा। हाँ, जैसे हीरोइन और कोकीन वगैरह जो है, पंजाब, आप लोग राज्य का नाम सुने कभी जीवन में? पंजाब जी यस सर। पंजाब हरियाणा, हाँ पंजाब में बहुत ज्यादा था। एक मूवी आई थी उस समय, पंजाब उड़ता, ऐसे कुछ मूवी है ना, बेहतरीन मूवी देख लीजिएगा। अच्छा उड़ता पंजाब है ना, उड़ता पंजाब मूवी देखिएगा, उसको पूरा दिया हुआ है ड्रग एडिक्ट्स के बारे, किस तरह कोकीन लेते हैं, किस तरह हेरोइन लेते हैं ना, उस पे दिया हुआ है ना। तो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं ना, हम लोग का इधर थोड़ा सा कम है। है तो ये क्लियर है, ये बातें क्लियर है स्नोबॉल सैंपलिंग का। जी मेनली मुंबई सर। हाँ मुंबई तो, हाँ बिल्कुल मुंबई तो मतलब समझ लीजिए कि खजाना है उस चीज का, है ना। खैर isn't it? तो जो स्नोबॉल सैंपलिंग का जो खेला है वो खेला समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना, है ना?
No, like sir. it's create a chain like that na, it's create a chain. He is a researcher, and at least he contact one person, then he contact to another, he recruit to another, he recruit to another, he recruit to another, है ना? That's create a snow, that's create a chain, that's create a सर referral. सर ये हाँ जी, टीचिंग में ट्रेनिंग में जो कैस्केडिंग मॉडल है उसी तरह से ये भी है आई थिंक। कौन सा मॉडल? कैस्केडिंग मॉडल जो है ट्रेनिंग का, कि वो अच्छा 10 को कराया, फिर वो 10 को कराया, फिर 10 को कराया, जो ओल्ड मॉडल है ट्रेनिंग का। जी चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी जी सर। चलिए, एक कोटा सैंपलिंग है ना, कोटा सैंपलिंग है। कोटा सैंपलिंग ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये तीनों मतलब बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो इससे पूछा जाएगा आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग, है ना। देन नेक्स्ट वन दैट इज द कोटा सैंपलिंग, राइट, है ना। क्या है? कोटा सैंपलिंग। कोटा वर्ड का आप इससे पहले भी कई बार आप सुने होंगे कि कोटा, है ना, रिजर्व कोटा होता है ना, सुने होंगे ना कभी रिजर्व कोटा, राइट, जैसे स्पोर्ट है ना। जी सर। जैसे स्पोर्ट कोटा होते हैं या रिजर्व कोटा, पीएचडी में एडमिशन होना है, अब SC ST के लिए रिजर्व कोटा है, 20 लोग होगा, वुमेन्स रिजर्व कोटा कोटा, भी, राइट, वुमेन्स कोटा भी है ना। कोटा भी है, वुमेन्स कोटा भी है ना। मतलब कोटा सोज अप तो, है ना, पर्टिकुलर नंबर, कुछ नंबर को शो करता है, दैट इज द कोट, है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग मेथड, इट्स अ वेरी मतलब पुअर मैन प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी इसको कहते हैं, ये कोटा सैंपलिंग को। अपेरेंटली ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के जैसा है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं इसमें। हम ये कोटा सैंपलिंग में करते क्या है कि हम ऑलरेडी विल फिक्स द कोटा, है ना। ऑलरेडी क्या करते हैं, हमें कोटा फिक्स्ड कर लेते हैं। लाइक कि हमें 9th क्लास का 30 स्टूडेंट्स लेना है और 10th क्लास का 30 स्टूडेंट्स लेना है ना। इफ यू वांट टू स्टडी, मतलब कोई भी स्टडी हो सकती है, क्वांटिटेटिव नेचर का भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव नेचर का भी हो सकते हैं, बट यू हैव ऑलरेडी फिक्स्ड अ कोटा। लाइक कि 9th का हमें 30 लेना है, 10th का 30 लेना है। अब मैं सिर्फ 30 को लूंगा, इसमें रैंडमाइजेशन की कोई टेक्निक यूज नहीं होगा। हम 9th क्लास के रजिस्टर उठाए, पहला 30 या लास्ट 30 या व्हाट एवर, हम ले लिए 30 लोगों को, है ना। दैट इज अ कोटा फिक्स। या फिर आप ये भी कोटा कर सकते हैं कि 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट है उस पर मैं स्टडी करूंगा, 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट है उस पर स्टडी करेंगे, दैट इज ऑल्सो कोटा, राइट जी। तो यहाँ पे कोई रैंडम तरीका का यूज नहीं होता है, बल्कि एक आप क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रेटा ले लेते हैं। जैसे 9th क्लास एक स्ट्रेटा है, 9th को ले लिए, आप कोटा फिक्स कर लिए कि मुझे सिर्फ गर्ल्स पे स्टडी करनी है, तो आपने सिर्फ गर्ल्स को ले लिया। आपने कोटा फिक्स कर दिया कि सिर्फ मुझे बॉयज लेनी है, सिर्फ बॉयज, इस स्कूल के सिर्फ और सिर्फ बॉयज पे मुझे स्टडी करनी है, 9th क्लास के बॉयज पे स्टडी करनी है, तो दैट मीन्स यू विल फिक्स द कोटा। अब 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट है उस पे स्टडी कीजिएगा, राइट। देयर आर नो एनी random process over there. Already you have fixed the quota. You may fix a particular number, या you may fix कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशंस की हम 9th क्लास के सिर्फ बॉयज के स्टूडेंट्स को शामिल करूंगा, 10th क्लास के सिर्फ गर्ल्स के स्टूडेंट्स को शामिल करूंगा, है ना। तो दैट इज द कोटा सैंपलिंग, इजंट इट? हाँ जी, यस प्लीज। तो सर ये पर्पसिव और जजमेंटल से मतलब कैसे भिन्न होगा? उसमें भी तो हम जज करते हैं ना कि किसको लेना है। नहीं, वहां पे पर्पसिव में तो मैं क्लियरली कहा कि उसमें जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशंस होएगा, यूनिक फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशंस होएगा, सिर्फ उसी को लेंगे। जनरल पॉपुलेशंस की वहां पे बात है ही नहीं, है ना। लाइक आई हैव मतलब आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको स्कूल के सिर्फ और सिर्फ अगर आपको
डिसेबल्ड स्टूडेंट्स पे स्टडी करनी हो, सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स पे, तो डिसेबल्ड स्टूडेंट पे स्टडी करनी हो तो देन यू विल टेक अ पर्पसिव सैंपलिंग, दैट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशंस, है ना। कोटा सैंपलिंग में जी, कोटा सैंपलिंग में यू विल फिक्स अ पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर कोटा, लाइक कि 10th क्लास ले लिए तो ये 10th क्लास का एक पर्टिकुलर कोटा है, अब उस पे सभी को ले लेंगे, पर्पसिव सैंपलिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे जी। 10th क्लास में पढ़ने वाले, अब उसमें हो सकते हैं कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ले लीजिए कि हाँ जो IQ लेवल जिसकी बहुत हाई है, जो गॉड गिफ्टेड है, उस पर स्टडी करनी है, तो पर्पसिव सैंपलिंग होंगे जी। यस और नो? ओके, हाँ, यस सर, चलिए, एवरीवन क्लियर? यस सर, यस सर, Yes, so in the quota sampling, है ना, in a quota sampling, apparently similar to the stratified sampling, also known as the poor man's proportionate, what is stratified sampling भी कहते हैं यहाँ पे. In quota sampling, the investigator recognize the different strata of the population and from stratum he select the number of individuals arbitrarily, मतलब किसी भी तरह का यहाँ पे randomization का process नहीं होता, किसी तरीके से हम random selections नहीं करते हैं, हाँ, बट जो स्टेटा है उस स्टेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कोटा हम फिक्स करते हैं उस कोटा को हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अ रिसर्चर वांट टू सर्वे इंडिविजुअल्स अबाउट व्हाट स्मार्टफोन्स ब्रांड दे प्रीफर टू यूज, कंसीडर अ सैंपल साइज ऑफ 500, यू विल फिक्स द कोटा. या फिर जेंडर 250 मेल्स या 250 फीमेल्स, यू विल फिक्स द कोटा. या फिर एज ग्रुप को आपने कर लिया, वो भी यू विल फिक्स द कोटा, है ना. तो दैट इज द कोटा सैंपलिंग. अब यहाँ पे एक आता है, ये हमारा लास्ट है जी, कौन सा सैंपलिंग टेक्निक? सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग. और ये जो सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग है, सम रिसर्चर का कहना है कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, एंड सम रिसर्चर का कहना है कि ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है ना. तो इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है, थोड़ी सी विवाद है, थोड़ा सा झगड़ा है, बट लास्टली इसको कंसिडर किया गया है. अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो सिस्टमेटिक को रैंडम या नॉन रैंडम में रखना है जी, रैंडम या नॉन रैंडम में रखना है, रैंडम सर रैंडम में रखना है, रैंडम में रखना है ना. एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा कुछ टेक्निक नहीं है. इस टेक्निक में सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग या सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग से क्वेश्चन लेकिन पूछा जाता है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट. तो सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक एक्चुअली में क्या है कि इफ यू हैव अ होमोजेनियस पॉपुलेशन, है ना, इफ यू हैव अ होमोजेनियस पॉपुलेशन, अब आपका आएगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक भी, लेकिन सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक और सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग में बेसिक डिफरेंस है, और उस बेसिक डिफरेंस को समझिएगा. सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग में क्या है कि इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ डेटा, ये किसमें सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग में, इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ डेटा ऑफ द पॉपुलेशंस, और उस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ nth पर्सन को ही फोकस कीजिएगा, है ना. दैट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग. सिर्फ और सिर्फ nth पर्सन को ही अगर आप अपना सैंपल साइज बनाते हैं, आपके स्टडी का रिस्पोंडेंट बनाते हैं, सिर्फ nth, तो दैट मीन्स कि ये सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग है. अब nth कहने का मतलब क्या है कि इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ डेटा अबाउट योर पॉपुलेशंस, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 50 तक है, या फिर 1000 तक आपकी पॉपुलेशन है, एंड एज अ रिसर्चर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जो 5th आफ्टर द डिस्टेंस ऑफ 5, सिर्फ 5 के बाद जो पॉपुलेशंस है इस लिस्ट में, सिर्फ यू विल सेलेक्ट दोज ओनली आफ्टर द 5, हाँ, मतलब 5 नंबर में जिसका नाम है उसका सिलेक्शन आपने कर लिया. अब फिर कितने नंबर में करेंगे, फिर 10 नंबर में, है ना, फिर 10 नंबर को सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद कितने नंबर में फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर कितने नंबर में सेलेक्ट करेंगे, फिर 15 नंबर में सेलेक्ट करेंगे, है ना. दैट इज द nth डिस्टेंस.
that is the nth distance. So in a systematic sampling, if you have a listed of the populations and in a homogeneous manner, मतलब homogeneous populations, then if you will select only nth, only nth populations, only nth मतलब you will set a particular distance, like कि सिर्फ 3 के बाद लेंगे, तो अगर 3 के बाद लीजिएगा तो 3 के बाद फिर कितना लीजिएगा, 6 लीजिएगा, 6 वाले को 6 के बाद 9 वाले को, है ना। तो इस तरीके से अगर आप डेटा का, इस तरीके से अगर आप सैंपल साइज का सिलेक्शन करते हैं, इस तरीके से अगर आप सैंपल साइज का सिलेक्शन करते हैं, तो दिस टेक्निक विल बी कॉल्ड व्हाट, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे जो ट्रेंड है ना जी, ट्रेंड वर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आल्सो द टर्म इज nth। जी टर्म कौन सा, जी टर्म कौन सा, टर्म कौन सा, nth टर्म। लाइक कि अगर आपको आपके पास 500 पॉपुलेशंस है जी, 500 पॉपुलेशंस है, अब 500 पॉपुलेशंस का लिस्ट है, 1 2 3 करके 500 पॉपुलेशंस का लिस्ट है। अब इस 500 पॉपुलेशंस में अगर आपको 500 पॉपुलेशंस में अगर आपको 50 पॉपुलेशंस लेना है, जैसे सैंपल साइज कितना लेना है, 50 लेना है, 50 लेना है। देन फिर इसमें जो आपकी डिस्टेंस होगा, जो n की वैल्यू होगा, वो कितना होगा, कितने के बाद को लेंगे आप, सर 10 सर, 10 के बाद, आफ्टर 10 इनका डिस्टेंस होना चाहिए सर, nth कितना, 10 का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर मैं 500 पॉपुलेशन है और 500 पॉपुलेशन यहाँ पे है, और 500 पॉपुलेशन में मुझे अगर 100 सैंपल साइज लेना है, तो कितने का डिस्टेंस में आप लेंगे, nth डिस्टेंस 5 का होना चाहिए सर, 5 का होगा, है ना। तुरंत यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे जी, 0 0 कैंसिल, 5 का डिस्टेंस हो गया। तो जो फिफ्थ वाली जो डिस्टेंस है, 5th 10th में जो है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। दैट इज द टेक्निक इन सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, इजंट इट जी? यस सर। यस सर। अब इसमें कुछ रिसर्चर का सवाल ये था कि जब हम सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक करते हैं, तो यहाँ पे तो एवरी पॉपुलेशन को इक्वल चांस होता नहीं है जी, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को लेते हैं। तो जब पर्टिकुलर डिस्टेंस को लेते हैं तो हमारा तो इक्वल चांसेस नहीं होता है। मतलब जो एक नंबर में जिसका नाम है, वो तो कभी भी स्टडी में शामिल ही नहीं हो सकता। होगा क्या जी? अगर आपको मतलब थोड़ा सोच के देखिए कि अगर आपके पास 500 पॉपुलेशन है और उसमें से अगर 200 भी लेते हैं, तो क्या फर्स्ट पॉपुलेशन कभी आपके स्टडी में शामिल होगा जिसका फर्स्ट नंबर में नाम है, जिसका सेकंड नंबर में नाम है? जो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में नाम है, उसकी चांसेस बहुत कम है कि वो आपके सैंपल के स्टडी बन पाए, आपके स्टडी का हिस्सा बन पाए। यस और नो जी? जी द सम रिसर्चर arises क्वेश्चन, है ना, धरना दिया, प्रदर्शन किया कि नहीं मेरी बातें चलनी चाहिए। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बट अंततः जी मैक्सिमम रिसर्चर का ये मतलब एग्री किया कि नहीं, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, बिकॉज ऑफ द कि कौन होगा, है ना, कौन शामिल होंगे, वी डोंट नो इवन। तो दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। यस और नो? यस सर। हाँ, तो मतलब थोड़ा बहुत है ना, इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में हमारे पास पॉपुलेशन होमोजेनियस होता है, लेकिन वहां पे हम कौन सा मेथड का यूज करते हैं, कौन सा लॉटरी मेथड जी, लॉटरी मेथड का यूज करते हैं। या फिर मतलब जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बॉल, फिश बॉल जो बोलते हैं, फिश बॉल सर, है ना, या फिर कंप्यूटर का भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन का तरीका है वो क्या है? सिलेक्शन का तरीका क्या है? nth। क्या है सिलेक्शन का तरीका? nth डिस्टेंस, है ना? यस। अब आप जल्दी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर ले इसमें रिलेटेड, इससे रिलेटेड, अगर आप लोग बोले तो, आप लोग की इजाजत हो तो जी सर, है ना। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ इसमें भी हाँ बोलिए।